बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन के पार्ट 3 के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी के 2nd पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। रीजनरेशन के 2 पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रीजनरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और कल रीजनरेशन का जो हमने 2nd पार्ट डिस्कस किया था वो एम्फीबिया में लिम्ब जनरेशन, इस पर फोकस था। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो सैलामेंडर है उसमें लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है और लिम्ब रीजनरेशन के समय सैलामेंडर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज रीजनरेशन के 3rd पार्ट में हम फोकस करेंगे एक तो रीजनरेशन की प्रोसेस जो एनिमल्स में हो रही है, इसको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन उन फैक्टर्स के बारे में होगा जो रीजनरेशन को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करेंगे वो होगा रीजनरेशन में नर तंत्रिकाओं का क्या रोल है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि जब एपीमॉर्फोसिस टाइप रीजनरेशन होता है तो उस समय रीजनरेशन बड या एक ब्लास्टेमा स्ट्रक्चर बनती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ब्लास्टेमा की उत्पत्ति लोकली यानी स्थानीय रूप से हुई है या डिस्टेंस दूरस्थ रूप से हुई है। तो बेसिकली आज रीजनरेशन का हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इन 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उन फैक्टर्स के बारे में जो रीजनरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मैंने यहां पर ऐसे
4 फैक्टर्स मेंशन किए हैं जो रीजनरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन पर टेम्परेचर के अफेक्ट को, कि ताप किस प्रकार रीजनरेशन की प्रोसेस को प्रभावित करता है। तो ये हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या देखा गया, कुछ एक्सपेरिमेंट प्लेनेरिया में किए गए। प्लेनेरिया फाइलम सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है। तो क्या देखा गया प्लेनेरिया में कि जब टेम्परेचर लगभग कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि 3 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर अगर होता है तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती, रुक जाती है। फिर टेम्परेचर को बढ़ाए और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा दिया कहां तक, 29 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रीजनरेशन कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है, नहीं हो रहा है। और फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होती जाती है। यानी एक पर्टिकुलर रेंज में जब ताप को बढ़ाया जाए तो रीजनरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और वो मैक्सिमम है 29 डिग्री सेल्सियस पर। फिर अगर ताप को बढ़ाना शुरू करें और ताप बढ़ते बढ़ते 32 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो यहां तक जब ताप पहुंचता है तो हम क्या देखते हैं, रीजनरेशन की प्रोसेस फिर स्टॉप हो जाती है। तो यहां पर हमने रीजनरेशन की प्रोसेस पर टेम्परेचर के अफेक्ट को देखा, और क्या निष्कर्ष निकलता है यहां से कि एक निश्चित परास में या एक निश्चित रेंज में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रीजनरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है। इस परास से ताप कम है या ताप ज़्यादा है, तो दोनों ही स्थितियों में रीजनरेशन की रेट कम हो जाएगी या रीजनरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने एक अफेक्ट देखा टेम्परेचर का। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर, वो फैक्टर है फूड का, भोजन की उपलब्धता की हम बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने फिर एक्सपेरिमेंट किए प्लेनेरिया पर, और क्या एक्सपेरिमेंट किए कि जो प्लेनेरिया है उसको
पूरी लंबाई में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लेफ्ट हाफ हो गया, दूसरा राइट हाफ हो गया। और फिर क्या किया वैज्ञानिक ने कि एक जो हाफ था उसे सफिशिएंट फूड अवेलेबल करवाया, यानी उसे पर्याप्त भोजन दिया गया। और जो दूसरा हाफ था उसे फूड की एब्सेंस में रखा गया, यानी भोजन नहीं दिया गया। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने कि जिस पार्ट को भोजन दिया गया था उसमें रीजनरेशन हुआ, और जिस पार्ट को भोजन नहीं दिया गया था उसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस हुई। तो यहां पर अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, भोजन की उपलब्धता नहीं है, तब भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। और उस स्थिति में जंतु संचित भोजन को, जो उसके अंदर स्टोर्ड फूड है, उससे रीजनरेशन के लिए एनर्जी बनाता है जंतु। तो फूड का क्या अफेक्ट है वो हमने रीजनरेशन पे डिस्कस किया। तीसरी बात है ऑक्सीजन। अगर टिश्यू को, यानी जंतु में जहां पुनरुद्भवन की क्रिया हो रही है रीजनरेशन की, और उस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो रीजनरेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। यानी रीजनरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो जिस भाग में पुनरुद्भवन हो रहा है उस भाग को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए। अब हम लास्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आघात या विद्युत धारा। क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि किसी जंतु का कोई भाग अगर डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, या प्रायोगिक रूप से जंतु के किसी भाग को काटकर अलग कर दे और उस क्षतिग्रस्त भाग को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, विद्युत आघात दिया जाए, तो वैज्ञानिकों ने देखा रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये हमने फर्स्ट बात आज डिस्कस की फैक्टर्स के बारे में जो पुनरुद्भवन की जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्व, कि जब ये पुनरुद्भवन की रीजनरेशन की क्रिया हो रही है तो उसमें तंत्रिकाओं का, नर्व का क्या रोल है। तो बात करते हैं कि ये नर्व क्या करती है। न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर रिलीज करती है, यानी जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ
और जहां पुनरुद्ध भवन की क्रिया हो रही है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रीजनरेशन के समय एक तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। दूसरा, रीजनरेशन के समय डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, ये भी प्रोसेस वहां होती है। तो इन सभी परिवर्तनों में या इन सभी परिवर्तनों के लिए ये फैक्टर जो तंत्रिकाएं मुक्त करती हैं आवश्यक होते हैं। बिना इन न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर के ना तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ना डी डिफरेंशिएशन हो सकता है और ना ही री डिफरेंशिएशन हो सकता है। और ये सभी फैक्टर नर्व के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो अगर किसी डैमेज पार्ट से, किसी जंतु के अगर तंत्रिकाओं को रिमूव कर दे, नष्ट कर दे, तो रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रीजनरेशन की प्रोसेस में नर्व तंत्रिकाओं का क्या रोल है और वे किस प्रकार रीजनरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करती है या नियमन का काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लास्टेमा की उत्पत्ति के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ब्लास्टेमा को हम पुनरुद्ध भवन कलिका, रीजनरेशन बड के नाम से भी जानते हैं। तो जब एपीमॉर्फोसिस टाइप, जैसा कल सैलामेंडर में लिम्ब रीजनरेशन की हम बात कर रहे थे, तो वहां हमने कहा था कि एक ब्लास्टेमा का निर्माण होता है। तो ये जो ब्लास्टेमा है, रीजनरेशन बड है, इसकी उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों के दो व्यू हैं, दो मत हैं। वैज्ञानिकों का पहला मत ये कहता है कि ये ब्लास्टेमा उसी भाग में बनती हैं जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी जहां रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही है। दूसरा व्यू है डिस्टेंस ओरिजिन का। वो मत ये कहता है कि ब्लास्टेमा की उत्पत्ति शरीर के दूसरे भागों में होती हैं और वहां से ये कोशिकाएं रीजनरेशन साइट पर आती हैं। तो एक दो एक्सपेरिमेंट लेते हैं छोटे से और इन दोनों उत्पत्तियों के बारे में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने न्यूट का। न्यूट्स जो हैं ये यूरोडेल्स हैं, जिस तरह से सैलामेंडर है। क्या किया वैज्ञानिकों ने, एक शीशे की प्लेट ली, उस न्यूट के पूरे शरीर को उस शीशे की प्लेट से कवर कर दिया, केवल लिम्ब के छोटे से पार्ट को अनकवर्ड रखा। तो पूरा न्यूट शीशे की प्लेट से कवर किया हुआ है
केवल लिम्ब के छोटे से हिस्से को खुला छोड़ दिया है, फिर इस न्यूट को एक्सपोज किया एक्सरे में, यानी एक्सरे किरणों से उपचारित किया और फिर उस लिम्ब को एक्सपेरिमेंटली काट दिया। और अब वैज्ञानिकों ने देखा कि लिम्ब का रीजनरेशन, पुनरुद्भवन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में न्यूट में रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही, यानी यहां पर जब एक्सरे से उपचारित करते हैं तो उसकी लिम्ब की कोशिकाएं मृत नष्ट हो जाती हैं, और जब वो कोशिकाएं नष्ट हो गई तो वे अब ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं कर पाती। तो इससे पता चलता है कि ब्लास्टेमा की उत्पत्ति स्थानीय, यानी उसी भाग में हुई है। अगर किसी अन्य भाग में होती तो अन्य भाग तो हमने कवर करके रखे थे, एक्सरे से उपचारित नहीं किए थे। अगर वहां ब्लास्टेमा बनती अगर कहीं और, तो लिम्ब का रीजनरेशन होना चाहिए था। दूसरा मत है डिस्टेंस ओरिजिन का। क्या किया ये एक्सपेरिमेंट प्लेनेरिया पे किए, और क्या किया वही एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट हैं कि प्लेनेरिया के एक छोटे से भाग को एक्सरे से उपचारित किया और फिर उस क्षतिग्रस्त उस भाग को एक्सपेरिमेंटली डैमेज कर दिया, काट दिया। तो क्या देखा कि एक्सरे से उपचारित करने के बाद भी रीजनरेशन की प्रोसेस हुई। तो इससे पता चला कि प्लेनेरिया में ब्लास्टेमा का जो निर्माण हुआ वो कहीं और हुआ, और वहां से ये कोशिकाएं माइग्रेट करके उस क्षतिग्रस्त स्थल पर आई। तो आज का जो अपना टॉपिक था रीजनरेशन के तीसरे पार्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने रीजनरेशन की कंप्लीट प्रोसेस की स्टडी की। एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन रीजनरेशन पे बनता है। तो जो ये 3 वीडियोस हैं अपने, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आप अच्छे से समझें और इसके नोट्स प्रिपेयर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।